तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अटय ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अक्सर मैं जब भी ज्योतिष में किसी कुंडली का जब भी मैं किसी ग्रह के परिवर्तन के बारे में आपको बताती हूँ तो उसमें दोनों तरीके से आपको बताती हूँ कि राशि के अनुसार वो ग्रह आपको क्या फल दे रहा है। जैसे बड़े बड़े ग्रह हैं, शनि है, राहु है, केतु है, गुरु है, ये जब बदलते हैं तो क्योंकि ये लंबे समय के लिए बदलते हैं तो ये उनका जो प्रभाव है लंबे समय तक रहता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको नक्षत्रों के सिद्धांत पर भी हमेशा बल देती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ कि आप 50% का प्रभाव जो है आप अपनी राशि के अनुसार समझिए और 50% का जो प्रभाव है अपने नक्षत्रों के अनुसार समझिए। तब आपका जो फल है वो बैलेंस हो जाता है। आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी राशि ये कहती है कि आपकी राशि के अनुसार आपको कष्ट आने वाला है, लेकिन वहीं पर आपका नक्षत्र सिद्धांत ये कहता है नहीं, यहाँ पर आपके लिए आपका जो ये ग्रह परिवर्तन हुआ है आपके लिए कल्याणकारी बनने वाला है, मित्र परम मित्र में है, तो यकीन मानिए कि वहाँ पर आपको दोनों ही फल मिलेंगे। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मुझे तो मेरी राशि के अनुसार XYZ जो भी ग्रह बताया गया है उसमें बुरा ही बताया गया है। और आपने देखा भी होगा कि हमेशा फल ऐसा मिलता नहीं है। आपको दोनों तरीक़ों से ही विवेचना करनी होती है, तभी जाकर के कोई भी अच्छा पंडित अच्छे से 100% एक्यूरेसी से जो है अपनी प्रेडिक्शन कर सकता है। तो आज का जो विषय मैं लेके आई हूँ नक्षत्रों पे आधारित है। नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो भी ग्रह चाल होती है, जो भी राशियाँ परिवर्तन होती है, जो भी ग्रह परिवर्तन होते हैं, ये हर ग्रह प्रत्येक नक्षत्रों का भोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर राशि को आपको सबको पता है कि 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों में 27 नक्षत्रों को बांटा गया है। लेकिन ये जो 27 नक्षत्र है एक्चुअल में अगर आप इन राशियों को कभी आपने ध्यान से अगर समझा होगा तो इसमें बहुत सारी ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हम हमेशा 27 नक्षत्र और 12 राशियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आप इन 12 राशियों को देखोगे या आप इन जो विषुवत्रीय दशा के अनुसार जो ग्रह की स्थितियों को देखोगे तब आपको पता चलेगा 27 नक्षत्र नहीं बल्कि 36 नक्षत्रों के हिसाब से यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है। आखिर क्या है रहस्य इन 36 नक्षत्रों का, इसी चीज़ की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अटय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब ग्रह भी नहीं थे, यानी सूर्य, चंद्रमा, ये XY जितने भी नवग्रह हैं, इनसे पहले नक्षत्र आ चुके थे। तो सबसे पहले नक्षत्र हुए हैं, नक्षत्रों के बाद ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये ज्योतिष शास्त्र की अगर आप पुरानी पुस्तकें पढ़ेंगे आपको वहाँ पर खासकर अगर नक्षत्र से रिलेटेड अगर पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि नक्षत्रों का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है और ये नक्षत्रों के आधार पर ही हमारे आचार, विचार, आचरण, मन में उठने वाले अच्छे बुरे भाव ये सब उसी के अनुसार जो है पनपते हैं और आते हैं। 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में जो है बांटा गया है और इनके 9 टुकड़ों किए गए हैं। किसके, यानी 9 राशियों को, 9 मतलब जो नक्षत्र है नक्षत्रों के एक एक राशि में 9 टुकड़े किए गए हैं। अगर आप देखेंगे जब भी अगर कोई भी नक्षत्र की तालिका बनती है तो उसमें नक्षत्रों का
कुछ राशियां ऐसी हैं जिसमें तो नक्षत्र पूरी तरह से समायोजित होते हैं, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें नक्षत्र पूरे रूप से आते ही नहीं हैं। अभी जैसे मान लीजिए, मैं एक आपको एग्जांपल देने वाली हूँ। केतु के 3 नक्षत्र हैं, जिसमें से है अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र है। शुक्र ग्रह के भी 3 नक्षत्र हैं। तो शुक्र ग्रह के जो 3 नक्षत्र आते हैं वो है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। उसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा के 3 नक्षत्र, जिसके अंतर्गत आती हैं रोहिणी, श्रवणा और हस्त। उसके बाद आते हैं राहु के 3 नक्षत्र, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इसके बाद आते हैं बुध के 3 नक्षत्र, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। और शनि के 3 नक्षत्र हैं, जिसमें आते हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। तो अभी तक मैंने आपको 6 ग्रह बताए हैं, और इन 6 ग्रहों के अंतर्गत 3 नक्षत्र जो हैं, ये सारे नक्षत्र आते हैं, लेकिन ये अपने नक्षत्रों को पूर्ण रूप से भोग करते हैं। पूरे नक्षत्र यहाँ पर आते हैं। यानी 6 ग्रहों के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो 6 तिया 18 नक्षत्र इस जो भी राशियों के जो स्वामी हैं, इनके अंतर्गत पूरे आते हैं। पूरे आने का अर्थ होता है, जैसे अगर आप देखते हैं कि जबकि जैसे अगर मेष राशि है, मेष राशि में अगर अश्विनी नक्षत्र को देखा जाए तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। तो अश्विनी नक्षत्र में जो मेष राशि का जो अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण इस मेष राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी तरह भरणी आती है तो भरणी के भी 4 चरण उसमें आएंगे। फिर जब कृतिका आती है तब जाकर के वहाँ पे उसका एक ही चरण रहता है, क्योंकि सब ऋषि मुनियों ने प्रत्येक राशि में 9 चरण बांटे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे अश्विनी के, ये हो गया अश्विनी के 4 चरण, फिर भरणी के 4 चरण और फिर कृतिका। तो इनके जो है इसका 1 चरण, तो ये 1 2 3 4। तो अश्विनी और भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण जब आता है तब जाकर के ये 9 चरण पूरे होते हैं। तो ये राशियों में इस तरह से जो भी मैंने अभी आपको राशियां बताई हैं, जो भी मैंने अभी आपको 6 ग्रह बताए हैं, इन 6 ग्रहों के जो भी मैंने अभी आपको नक्षत्र गिनाए हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जो केतु का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, उसके बाद आपका चंद्रमा का नक्षत्र है, उसके बाद राहु का नक्षत्र है, राहु के बाद बुध का नक्षत्र और फिर शनि का नक्षत्र। ये 6 ग्रह ऐसे हैं। इन 6 ग्रहों के अंदर जो भी 18 नक्षत्र आते हैं, ये अपने पूरे चरणों का भोग करते हैं। यानी इन राशियों में अभी आपको पूरे चरण मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको कहा कि मेष राशि के अंतर्गत 9 चरण आ गए, लेकिन अगर आप मेष राशि के बाद जो है वृष राशि आती है, तो वृष राशि में कृतिका का चरण जो होता है, तो कृतिका का पहला चरण तो है मेष राशि में चला गया, वृष राशि में इसके बाकी के 3 चरण आएंगे। इस तरह से जो है ये नक्षत्र आगे जो है आधे बीच में बट जाते हैं। सभी जो मैंने आपको 6 ग्रह बताए हैं, ये 6 ग्रहों के अंतर्गत ही नक्षत्र पूरे आपको यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर अपना जो भी 18 नक्षत्र हैं पूरे रूप से अपना प्रभाव, हालांकि ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं दिखाते, ये भी दिखाते हैं। चलिए आपके अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सूर्य के जैसे मान लीजिए 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। उसके बाद मंगल के 3 नक्षत्र आती हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। और फिर आते हैं गुरु के 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा। अब ये पहले वाले जो 6 ग्रह मैंने आपको बताए, इसमें सारे नक्षत्र पूरे पार्ट उसके प्रत्येक उसके ग्रहों के अंतर्गत भोग अपना करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको नक्षत्र में बताए हैं, जिसमें आपका सूर्य का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है और मंगल का नक्षत्र है, इनमें नक्षत्र के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हर नक्षत्र अपना आंशिक रूप दे रहा है। यानी आधा वो दूसरी राशि में, आधा वो दूसरी राशि में। तो यहाँ पे अपना पूरा जो प्रभाव है ये इन 3 जो मैंने ग्रह बताए हैं इसमें ये दे ही नहीं पाते हैं। इसी कारण अगर आप देखेंगे कि कोई भी जो ग्रह है, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हैं, उस राशि में जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं,
नक्षत्रों का जो है राशियों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा समझाती हूँ आपको। सूरज के जैसे मैंने आपको 3 नक्षत्र बताए, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये सूरज के 3 नक्षत्र हैं। इन तीनों नक्षत्रों में अगर आप देखेंगे जो ये सूर्य के नक्षत्र है, सूर्य के नक्षत्र में सबसे पहले आता है कृतिका। कृतिका के बाद आपका आता है उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के बाद आता है उत्तराषाढ़ा। ये 3 नक्षत्र आते हैं। अब यहाँ पे ये जो तीनों नक्षत्र हैं 1/3 के हिसाब से बटे हुए होते हैं। इनका अनुपात 1/3 के अनुपात में ये बटे हुए होते हैं। जिससे होता है क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो कृतिका का एक चरण तो रह गया मेष राशि में, और जब वृष राशि आई तो वृष राशि में कृतिका आती, तो कृतिका का वहाँ पे 3 चरण जो है वृष राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जो इसका पहला चरण होगा वो पिछली ही राशि में रह जाता है। यानी मेष राशि में कृतिका का एक चरण रह गया और 3 चरण उसके अगली राशि में आ जाते हैं। तो ये जो अगर आपने देखा जो सूर्य है, तो सूर्य के जो राशि में इस तरह से ये कृतिका का चरण आया है, तो कृतिका के 3 चरण जैसे मैंने कहा मेष राशि में है, शेष बाकी के 3 चरण आपको वृष राशि में मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर आप उत्तरा फाल्गुनी देखते हैं नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी में भी जो पहला चरण होता है वो सिंह राशि में आता है और बाकी के जो शेष 3 चरण हैं वो कन्या राशि में चले जाते हैं। उसी के अनुसार आता है आपका उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा में भी अगर आप देखेंगे ये 21वें नंबर का नक्षत्र होता है और इसका पहला चरण धनु राशि में आता है और बाकी के 3 चरण मकर राशि में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समझने की चीज़ ये है कि जो मैंने अभी आपको ये तीनों चरण बताए हैं, इसमें अग्नि तत्व से लेकर के ये चरण पृथ्वी तक की राशि में समाहित हो जाते हैं। अब अग्नि तत्व कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल अग्नि का कारक है, तो ये मेष राशि हुई। उसके बाद मेष राशि के अंतर्गत कृतिका का चरण देखिए। कृतिका जो है जो मंगल की कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य खुद अग्निकारक ग्रह है, तो यहाँ पर मंगल भी अग्निकारक, सूर्य भी अग्निकारक। तो यहाँ पर कृतिका नक्षत्र मंगल की राशि में जब जाएगा तो अग्नि की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब आप राशि के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करेंगे, तो मान लीजिए मंगल जब मेष राशि के कृतिका नक्षत्र में जाएगा तो उस समय इतनी अधिक गर्मी होगी, इतना ज़्यादा कि आपको जो आग जलने की जो घटनाएं हैं आपको बहुत दिखाई देंगी उस समय। और डिपेंड करता है कि बाकी के ग्रहों की भी स्थितियाँ क्या है, लेकिन सूर्य के नक्षत्र गर्म होने के कारण मंगल की प्रवृत्ति भी खुद गर्म है, इसीलिए यहाँ पर अग्नि की मात्रा बढ़ गई। तो यहाँ पर ये अग्नि प्रधान नक्षत्र में चला गया। उसी के बाद जैसे मैंने कहा ये पृथ्वी प्रधान तत्व की राशि में भी जा रहा है। पृथ्वी प्रधान का तत्व राशि जैसे कैसे, अब आपने जैसे देखा उत्तरा फाल्गुनी का जो है वो सिंह राशि है। राशियाँ 12 हैं, 12 राशियों को 4 भागों में बांटा गया है, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व। तो ये 4 तत्वों में यानी पहले जो 4 राशियां हैं उसके बाद की 4 राशियां यानी वायु, अग्नि, पृथ्वी और उसके बाद जो है आपका जल तत्व की राशि, यानी जो मेष राशि होती है वो अग्नि तत्व की राशि है, वृष राशि जो आपकी है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, और जो उसके बाद है वृष के बाद आती है मिथुन राशि, ये आपकी जो है वायु तत्व की राशि है, और जो कर्क राशि है वो आपके जल तत्व की राशि है। तो इसी तरह से जब 5वीं राशि आएगी फिर से वो वैसे ही सीक्वेंस लेना शुरू करेगी। तो इस हिसाब से ये आपस में जो है इनका समावेश होता है। तो जब अग्नि तत्व का और वायु तत्व का आपस में जब मिलन होता है, जैसे अग्नि तत्व की राशि है और उसमें वायु तत्व का समावेश हो गया, और अगर उस समय सपोज आगजनी की कोई घटना होती है और उसमें वायु तत्व का नक्षत्र आपको दिखाई दे रहा है और राशि अग्नि तत्व की है, तो आप यकीन मानिए कि उस समय जब अग्नि की जो
किसी प्रदेश में किसी जगह पर जब अग्नि लगेगी तो वायु उसको और हवा देगी और वो वायु के कारण वो अग्नि आगे प्रचंड मात्रा में बढ़ती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के समय या कई बार ऐसे देशों के बारे में सुना होगा जहाँ पर बताया जाता है कि इस जंगल में इतने दिनों से आग चल रही है, जलती जा रही है। क्यों? वायु उसको और बढ़ा रही है और जंगल पूरा जल जाता है। तो ये जो नक्षत्र हैं इनका राशियों के अंतर्गत बहुत ही अधिक जो है अपना प्रभाव रहता है, चाहे ये कोई शुभ फल देने वाले हों या फिर अशुभ फल देने वाले हों। अब आ गया दूसरी राशि। जैसे मैंने मंगल के बारे में आपको बताया था, मंगल के भी 3 नक्षत्र होते हैं। 3 नक्षत्र में जैसे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, सूर्य में तो आपको मिलता है 1.3 का अनुपात, यानी एक नक्षत्र पिछली अगली राशि में रह जाता है और बाकी 3 नक्षत्र यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जब आप मंगल के नक्षत्रों को देखते हैं तो मंगल का जो नक्षत्र है मंगल, यहाँ पर 2/2 का अनुपात आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर होता है क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पर 2 नक्षत्र पिछली राशि में और 2 नक्षत्र अगली राशि में आ जाते हैं। जैसे मृगशिरा जो 5वें नंबर का नक्षत्र होता है, इसका पहले 2 चरण जो रहते हैं वो वृष राशि में चले जाते हैं और बाकी के 2 चरण मिथुन राशि में चलेगा। अब यहाँ पे आप समझिए, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये वृष राशि यानी पृथ्वी तत्व की राशि है और शेष 2 चरण मिथुन राशि यानी वायु तत्व की राशि में चले गए हैं। तो जब भी कभी कोई ग्रह इस तरह से वायु तत्व की राशि में जाए के नक्षत्र में जाएगा, क्योंकि हर ग्रह जितनी भी राशियां हैं उन राशियों के नक्षत्रों का भोग करता हुआ जाता है। जैसे मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया है कि जब राहु आता है और राहु जब अपने नक्षत्र में होता है, अगर आप देखेंगे कि पूरे जो 1 महीने का भी अगर जो चक्र घूमता है उस समय भी जब भी कभी राहु का नक्षत्र आता है तो उस समय आप मौसम को देखिए, मौसम का मिजाज बहुत अच्छा सुहाना हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, कहीं पर बारिश भी होती है, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र आद्रा को मॉइस्चर कहते हैं। तो उस समय जब आपको चाहे गर्मी का भी समय हो, लेकिन जिस दिन आद्रा का नक्षत्र होगा उस दिन आपको हवा में ठंडक का एहसास अवश्य होगा, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई देगी ही देगी। उसी तरह से मंगल का दूसरा नक्षत्र आता है जो 14 नंबर का नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के भी जो पहले 2 चरण होते हैं वो कन्या में जाते हैं और बाकी के 2 चरण तुला राशि में चले जाते हैं। उसके बाद आता है धनिष्ठा नक्षत्र जो 23 नंबर का नक्षत्र होता है, इसके भी पहले 2 चरण मकर राशि में जाते हैं और बाकी के 2 चरण जो है कुंभ राशि में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो पृथ्वी तत्व प्रधान की राशि से लेकर के वायु तत्व प्रधान की राशि तक ये चरण अपने जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से होता है मंगल का नक्षत्र। मंगल के बाद आते हैं, मैंने एक और ग्रह बताया था आपको, गुरु का ग्रह। ठीक है, अब गुरु ग्रह का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अनुपात उल्टा हो जाता है। जैसे सूर्य का अनुपात 1/3 हो गया था, गुरु का अनुपात यहाँ पे 3/1 हो जाता है। होता क्या है, गुरु के जो है आपको पता है 3 नक्षत्र होते हैं, जिसके 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रा, ये गुरु के 3 नक्षत्र हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पहले 3 नक्षत्र के जो चरण होते हैं वो अपनी अगली राशि में रहते हैं और बाकी का 1 चरण वो अपनी पिछली राशि में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे गुरु का पहला नक्षत्र है वो है पुनर्वसु नक्षत्र। ये 7वें नंबर का नक्षत्र होता है और इसमें जो 3 चरण है अगर आप देखेंगे तो मिथुन राशि में रहते हैं और 1 चरण जो है कर्क राशि में इसका आ जाता है। तो उल्टा हो गया, मिथुन राशि में अगली राशि में 3 पिछली राशि में इसका 1 चरण है। उसी प्रकार के 10वें नंबर का नक्षत्र जो विशाखा नक्षत्र होता है, इसके भी पहले जो 3 चरण होते हैं ये तुला राशि में रहते हैं और इसका जो 1 चरण हम बचता है वो चला जाता है मीन राशि के अंतर्गत, उसी के वृश्चिक राशि में चला जाता है। उसके बाद आता है 25वें नंबर का जो नक्षत्र होता है पूर्व भाद्रपद, ये जो नक्षत्र होता है इसके पहले 3 चरण जो है कुंभ राशि में जाते हैं और शेष 1 चरण जो है मीन राशि में चला जाता है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वायु तत्व की राशि से लेकर के जल तत्व की राशि में इन नक्षत्रों का
विस्तृत रूप से समावेश हो जाता है। तो ये अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन देखेंगे, उधर जो है 18 नक्षत्र हैं, वहाँ पर मैंने कहा था कि प्रत्येक नक्षत्र के चरण उस राशि में पूरे पूरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य, मंगल और गुरु के चरण बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा जो 27 नक्षत्र हैं, यहाँ पे अगर 27 नक्षत्रों की जगह आप देखेंगे, उन नक्षत्रों का अगर कैलकुलेशन करेंगे तब जाकर के ये 36 नक्षत्रों के हिसाब से इनका कैलकुलेशन हो जाएगा। अग्नि तत्व प्रधान की जो भी राशियाँ हैं, इनका बंटवारा जो है जितने भी नक्षत्र हैं, यानी अग्नि तत्व और जल तत्व, जितनी भी जल तत्व की जो भी राशियां हैं, इन राशियों में देखेंगे तो किसी भी नक्षत्र का बंटवारा नहीं किया गया है। ये ध्यान दीजिए, अग्नि तत्व और जल तत्व की राशि में कोई भी नक्षत्रों का बंटवारा नहीं है। वो अपने पूरे पूरे नक्षत्रों का एक एक राशि में ही जो है भोग करते हैं। और इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि सूर्य, मंगल और गुरु, यहाँ पर 3/3 यानी कुल 9 नक्षत्रों का आंशिक थोड़ा थोड़ा अंश प्रत्येक राशि में दिया गया है। इसी कारण यहाँ पर एक रूपता जो है नहीं बन पाती है, और जो 9 नक्षत्र हैं इनके भी 18 टुकड़े यहाँ पर हो जाते हैं, और शेष जो बाकी 6 ग्रह बचते हैं उसके भी 18 नक्षत्र हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 18 टुकड़े बन जाते हैं, आधे उसमें और आधे उसमें। और यहाँ पर भी अगर आप ये 3 जो ग्रह मैंने आपको बताया, सूर्य, मंगल, गुरु, इनके भी 18 टुकड़े अगर आप बनाएंगे तब जाकर के कुल मिलाकर के ये 36 नक्षत्रात्मक विभाग बन जाता है। और इसी प्रकार से जैसे कृत्तिका का मैंने कहा कि मेष राशि में जो पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, इस तरह से सारे चरण उसमें ही जाएंगे। तो इस हिसाब से जब आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं, किसी भी ग्रह की राशि के बारे में बताते हैं, इनको जरूर चेक कीजिए। ये अगर आप करेंगे तो मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जब आप फल कथन करते हैं आपको एक्यूरेसी मिलनी पड़ेगी। तो इन 27 नक्षत्रों की बजाय अगर आप इन 36 नक्षत्रों का विवेचन करने लगते हैं तब जाके आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में जितने भी नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्रों के जो भी स्वामी होते हैं वो भी बदल जाते हैं, जैसे मैंने आपको सूर्य के बताए आपको। इसी प्रकार से जब आप पुरानी समय की जो पद्धति है, अगर इस समय अगर आप उस तरह को उसको यूज़ करने लगेंगे तो आपका वैज्ञानिक तर्क भी रहेगा और साथ साथ ज्योतिष तर्क भी रहेगा, जिसके कारण ये सब जब आपस में मिलते हैं तो आपकी जो भी प्रेडिक्शन होती है वो सही आती ही आती है। तो इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनका ज़रूर ध्यान रखिए। तो राशियों में जो भी नक्षत्रों का विवेचन किया गया है, जो भी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखने हैं कुल मिलाकर के 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में 27 नक्षत्र बांटे हुए हैं, जिसमें 6 राशियाँ, 6 ग्रह ऐसी हैं जिसमें जो 18 नक्षत्र है वो अपना पूरा पूरा प्रभाव अपनी अपनी राशि में देते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 जो ये राशियाँ ग्रह हैं, इसमें जो नक्षत्र हैं ये अपना प्रभाव बदल देते हैं, क्योंकि उसके ग्रह के स्वामी का प्रभाव बदल जाता है। अभी जैसे गुरु है, गुरु का प्रभाव अलग होता है, सूर्य का प्रभाव अलग, गुरु विद्या का कारण है, बुद्धि का कारक है। तो इसके अंदर के जो नक्षत्र हैं वो उस प्रकार का प्रभाव देना शुरू कर देंगे, और फिर उसी हिसाब से ये अपनी जो भी फल जिस भी जातक को देते हैं उन फलों में उसका प्रभाव रहता ही रहता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक कोई बुरा व्यक्ति है और वो किसी अच्छे व्यक्ति के घर में, किसी साधु के घर में जाता है, तब उसका नेचर कैसा होगा? वो वैसे ही तो बुरा है, उसके अंदर बुराइयां विद्यमान है, भरमार है। लेकिन जब वो किसी साधु के घर जाएगा तो वहाँ पे कुछ दिन रहेगा, उठेगा बैठेगा, कुछ समय बताएगा, तो जब उस साधु की या उस घर की या उस परिवार की जब वो कुछ गतिविधियाँ देखेगा तो वहाँ से वो कुछ अच्छा ग्रहण करने की ही कोशिश करेगा। तो उसी के अनुसार अब मान लीजिए गुरु का जो नक्षत्र है, अगर वो किसी क्रूर ग्रह में चला, कोई क्रूर ग्रह गुरु के नक्षत्र में आता है, तो यकीन मानिए वो अपनी जो क्रूरता है उस क्रूरता वाला पूरा प्रभाव
उस नक्षत्र, क्योंकि वो नक्षत्र शुभ नक्षत्र है और शुभ नक्षत्र होने के कारण जो बुरा प्रभाव उसका है उसको वो कम कर देगा, और जो शुभ नक्षत्र का प्रभाव है उस ग्रह के ऊपर भी पड़ेगा। जितने दिन वो उस नक्षत्र का भोग करेगा तो उतने दिन वो उतना ही शुभ फल, बुरा कम करेगा तो शुभ फल देने, बुरे के साथ साथ शुभ फल देने का प्रभाव जो है ज़्यादा होगा, सुफल अच्छा मिलने लगेगा। तो यहाँ पर ये जरूर देखा जाना चाहिए, तभी जाके आप पूरी तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।